Hello students, now we are going to start the next video lecture, and in this video lecture we will continue the topic which we have studied in our previous lecture, that is the Rutherford model of an atom. So now let's start the next topic, and we will study that is the Bohr model of an atom. Okay, now if we are talking about Bohr model of atom, it removes the drawbacks of Rutherford model of an atom. और हम अगर बात करते हैं स्टूडेंट बोर मॉडल ऑफ एटम की, तो इस मॉडल ने क्या किया था, रदरफोर्ड के जो मॉडल ऑफ एटम थे उसकी ड्रॉबैक्स को दूर करने की कोशिश की थी। अब रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम के अंदर क्या ड्रॉबैक्स रही थी कि रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम ने हमें यह डिफाइन किया था स्टूडेंट कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों तरफ घूमते हैं, किसके, न्यूक्लियस के। बट रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन कंप्लीटली द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि रदरफोर्ड का मॉडल था वो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया था, और इसी ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट बना था, दैट इज द बोर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कुछ पोस्टुलेट्स को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, टेकिंग द फर्स्ट पोस्टुलेट दैट इज न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट इज कंसिडर्ड to be positive charge carrying species. What it means student, ये बात तो हमारी किसने, रदरफोर्ड के मॉडल ने भी बताती थी, और ये एक प्रकार से आप बोल सकते हैं क्या है, रिटेंशन है, रिटेंशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, कि ये बात तो नील्स बोर ने भी एक्सेप्ट कर ली कि जो हमारा एटम है, यानी कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहता है, यानी कि ये चीज किसने बताई थी, ये स्टार्टिंग में हमारी बताई थी रदरफोर्ड ने, और ये एक्सेप्ट किसने कर ली, नील्स बोर ने, एज इट इज, जैसी की जैसी किसने, रदरफोर्ड ने दी थी, उसको उठा करके अपने मॉडल के अंदर डाल दिया। कि उन्होंने बोला कि एटम के न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये पहला पॉइंट था। बट उन्होंने साथ में ऐड ऑन क्या किया स्टूडेंट से, सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus, around the nucleus। अब ये बात तो रदरफोर्ड ने भी बोली थी, बट इसमें डिफरेंशिएट क्या किया कि उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए डिस्क्रीट पाथ। डिस्क्रीट पाथ का मतलब क्या है बच्चों, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे न्यूक्लियस के चारों तरफ, अब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करते हैं, बट जहां पर वो रिवॉल्व करते हैं वो एक डिस्क्रीट पाथ होता है। डिस्क्रीट पाथ का मतलब क्या है, वेयर एनर्जी कैन नॉट बी चेंज्ड, जहां पर एनर्जी चेंज्ड नहीं होती एट ऑर्डिनरी कंडीशन, कि जहां पर नॉर्मल कंडीशन में उस डिस्क्रीट पाथ के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी चेंज नहीं होगी, यानी कि एनर्जी रिमेन्स
कंजर्व्ड। और यहां पर ही उन्होंने क्या बताया बेटा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया था, दैट इज लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या था बेटा कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, या चार्ज की बात करते हैं, चार्ज की जगह अगर हम बात करते हैं दैट इज, अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, कि अगर हम बात करेंगे एनर्जी की, तो एनर्जी भी या चार्ज भी क्वांटाइज्ड रहेगा भी। ठीक है, ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, वो क्वांटाइज्ड रहने का मतलब है कि जिसकी जितनी क्वांटिटी रहेगी उस इलेक्ट्रॉन की उसके फिक्स्ड या डिस्क्रीट पाथ में एनर्जी वही लेवल की, वही क्वांटिटी मेंटेन रहेगी, वो क्वांटिटी चेंज नहीं होगी आफ्टर एवरी रोटेशन। चाहे रोटेशन कितनी भी हो जाए, बट वो एनर्जी का लेवल क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा, चेंजेबल नहीं होगा। दैट इज द सेकेंड पोस्टुलेट्स। ये हमारा क्या था, एक प्रकार से सेकेंड पोस्टुलेट्स के अंदर नील्स बोर ने बताया था भी। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट थर्ड पोस्टुलेट्स की, तो थर्ड पोस्टुलेट्स में नील्स बोर ने क्या बताया, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन wants to change its orbit। अभी ऑर्बिट क्या, अभी ऑर्बिट का मतलब है जहां पर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अगर आप यहां पर जानना चाहें ऑर्बिट के बारे में, एक डेफिनेशन लिखवा देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिट? ऑर्बिट का क्या मतलब रहेगा, इट इज द discrete and definite path around the nucleus where electron will rotate। क्या माना जाता है बेटा कि हमारा ऑर्बिट क्या होता है, एक डिस्क्रीट और क्या बोल सकते हैं, डेफिनेट पाथ। ये बात बोली थी नील्स बोर ने। नील्स बोर ने श्योरिटी से बोला था कि डिस्क्रीट और डेफिनेट पाथ होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन है ना वो पक्का रोटेट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहां पर घूमते ही रहेंगे। ये बात नील्स बोर ने अपने ऑर्बिट के अंदर बताई, जो डिस्क्रीट पाथ था, जो सर्कुलर पाथ था। और ये और चीज थी कि द डिस्क्रीट पाथ एंड डेफिनाइट पाथ इज सर्कुलर इन शेप। बात आप याद रखेंगे कि जो पाथ उसने बताया था वो पाथ क्या माना था, सर्कुलर होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ और उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन, अब बात करते हैं हमारे जो चीज हम बात कर रहे हैं, यानी ये ऑर्बिट वर्ड के हमने डिफाइन किया। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन वांट्स टू चेंज इट्स ऑर्बिट, इट रिक्वायर some amount of एनर्जी, यानी कि इसको किसकी जरूरत रहेगी बेटा, कुछ अमाउंट एनर्जी की जरूरत रहेगी। बिना एनर्जी के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को चेंज नहीं कर सकता। यानी कि इफ, अगर एग्जांपल देखते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन want to go from ground state to the
excited state, ground state to the excited state, it always absorb the energy from the surrounding. इसमें कोशिश करेंगे स्टूडेंट कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ करके एक्साइटेड स्टेट में जाने की कोशिश करेगा तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर कर ही एक इलेक्ट्रॉन इनर सेल से आउटर सेल के अंदर जा सकता है। अगर आप स्ट्रक्चरली देखना चाहते हैं तो आप ऐसे कंसीडर करें कि ये हमारा क्या हुई, एक न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ हमारा ये एक ऑर्बिट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने मान लिया दैट इज कि ये हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ओके। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़ करके किस में जाना चाहता है, सेकंड ऑर्बिट में जाना चाहता है, यानी कि जहां पर ये है इसको बोलेंगे हम, जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसको बोलते हैं दैट इज ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होगा बेटा कि जिसमें स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं कि जिसमें एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना है, यानी कि इस दूसरे सेल को हम क्या मान सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं, यानी कि इसको किसके अंदर जाना बेटा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर अगर जाना है, सो व्हाट विल हैपन, इस एटम को क्या जरूरत पड़ेगी, इस एटम को जरूरत पड़ेगी अमाउंट ऑफ एनर्जी की, यानी कि इसको एनर्जी अगर सप्लाई मिलती है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। यानी कि अगर हम मान सकते हैं ग्राउंड स्टेट को मान लिया E1 और एक्साइटेड स्टेट को अगर हम मानते हैं E2, तो अगर हम नेट चेंज इन एनर्जी कि एक्चुअल में कितनी एनर्जी हमारे इस मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हुई वो निकालने की कोशिश करेंगे बेटा, तो वो होगा दैट इज ए डेल्टा E, विच मीन्स चेंज इन एनर्जी, कि एटम के अंदर एनर्जी का कितना चेंज हुआ, दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगी एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। बात समझ में आ गई कि ये हमारा क्या है, एनर्जी को एग्जैक्टली फाइंड आउट हम कर सकते हैं कि नेट एनर्जी का चेंज कितना हुआ होगा यहां से इस तक जाने के लिए, यानी इनर सेल से आउटर सेल तक एक इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को चेंज इन एनर्जी हमें बोलते हैं। अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लागू होता है स्टूडेंट, कि अगर हम चेंज इन एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है यहाँ पे, तो अब इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट को आप मान सकते हैं कि इट इज थर्मली अनस्टेबल स्टेट, यानी कि ये क्या है, एक प्रकार से थर्मली अनस्टेबल स्टेट होती है अभी, यानी कि ये थर्मली क्या रहेगी, अनस्टेबल रहेगी। और अगर एक इलेक्ट्रॉन थर्मली अनस्टेबल स्टेट के अंदर से निकल करके कहां पर आता है हमारा, क्योंकि इस स्टेट के अंदर तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय तक तो रह नहीं पाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर आना पड़ेगा। और ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वो क्या करता है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके हमारा चला जाता है
एक्साइटेड स्टेट के अंदर अगर इस इलेक्ट्रॉन को वापस आना पड़ जाता है, यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस आता है ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो ये क्या करेगा बेटा, इट ऑलवेज रिलीजेस द एनर्जी, ये क्या कर देगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, और यही एनर्जी हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स के कलर को देखने में मदद करता है। इट फॉल इनटू द विजिबल रीजन, यही किसके अंदर लाई कर जाता है, विजिबल रीजन के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो कलर हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा कि अगर इलेक्ट्रॉन वैसे तो हमारा किस में रोटेट कर रहा है, ग्राउंड स्टेट में रोटेट कर रहा है, लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई मिल जाती है नॉर्मल कंडीशन पे, तो हमने बोला कि वो अपने उसी एनर्जी लेवल के अंदर घूमता रहेगा, चेंज नहीं करेगा। बट जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है, हम एनर्जी सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके किस में आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ जाएगा। और एक्साइटेड स्टेट में ये क्या रहता है, थर्मली अनस्टेबल होता है। एक्साइटेड स्टेट में कब तक मेंटेन रखेगा अपने आप को, ये तब तक मेंटेन रखेगा जब तक इसके पास क्या रहेगा बेटा, एनर्जी सप्लाई बनी रहेगी। जैसे ही इसकी एनर्जी सप्लाई जो एक्सटर्नल है वो रुक जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन वापस से जो एक्साइटेड की हुई एनर्जी है, जो एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देगा, रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, रिलीज करना शुरू कर देगा। और वो एनर्जी हमारी किसके अंदर फॉल डाउन करेगी, इट फॉल्स इनटू द विजिबल रीजन, ये एनर्जी हमारी विजिबल रीजन के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। और जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, वी सी द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, इसी की वजह से हम क्या देख पाते हैं बेटा, कलर देख पाते हैं ऑब्जेक्ट्स के। बात समझ पाए? तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था बेटा जो हमारा किसने, नील्स बोर ने एनर्जी के चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताया था। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ये आप डायग्रामेटिकली इसको सही से देख सकते हैं, चेंज इन एनर्जी हमारी किस प्रकार से निकल करके आती है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पोस्टुलेट्स को समझने की कोशिश करेंगे बेटा, व्हाट इज दैट। ओके, अब अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट की, तो अगर हम फोर्थ पॉइंट को स्टडी करते हैं, दैट इज व्हाट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is line integral multiple of NH upon 2 पाई। अब यहां पे ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। एंगुलर मोमेंटम का अगर आप मतलब समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, तो किस एंगल के साथ वो रोटेट कर रहा है अपने ऑर्बिट के अंदर, वही हमारा एंगुलर मोमेंटम है। और फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम इज mvr। ठीक है, इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहे तो एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो अगर एंगुलर मोमेंटम की बात की जाती है तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या हो जाता है, दैट इज द लाइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 2 पाई, वेयर H क्या है बेटा, दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे अब। और N का मतलब क्या है, वेयर N मीन्स
n का मतलब रहेगा बेटा 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हुए। तो ये आप चीज समझ गए बेटा कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन्स का अराउंड द न्यूक्लियस वो NH/2π के इंटीग्रल मल्टीपल की रेशियो में वेरी करता जाएगा। अब इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि ये मतलब क्या है। अगर हम इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसी मॉडल को देते हैं, चलो एक और मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम कंसीडर करते हैं बेटा एक न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियस। अब अगर हम बात करते हैं NH/2π की, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट रहेगा उसके अंदर हमारा, अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं mvr दैट इज डिवाइडेड बाई NH/2π, अगर n की वैल्यू वहां पर 1 रखते हैं, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा mvr इज इक्वल टू h/2π। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, को हम नाम देते हैं स्टूडेंट से के सेल। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वी विल नेम इट एज के सेल। के सेल में आपको याद रखना स्टूडेंट, n की जो वैल्यू रहने वाली है n इज इक्वल टू 1 रहेगा भाई। ये बात याद रखनी हमेशा कि के सेल है उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π रहेगा और नंबर ऑफ सेल्स होंगे 1 होंगे के सेल के अंदर। अगर हम बात करते हैं सेकंड ऑर्बिट की, ठीक है, तो सेकंड ऑर्बिट के अंदर अगर हम यहां पर n की वैल्यू है उसको 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा mvr इज इक्वल टू 2h/2π विच मीन्स h/π। ठीक है, तो ये h/π हमारा किसके लिए रहेगा बेटा, ये हमारा रहेगा एल सेल के लिए। ठीक है, एल सेल, और एल सेल के अंदर आपको याद रखना बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स रहेंगे 2। ठीक है, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट एल सेल के लिए 2 रहते हैं। अगर हम ऐसे ही बात करते हैं बेटा नेक्स्ट वन दैट इज KL and that one is the M cell। ठीक है, M सेल के अंदर हमारे क्या रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं या नंबर ऑफ सेल की बात करते हैं दैट इज n की वैल्यू रह जाएगी बेटा 3। और अगर हम यहां से ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम L सेल के लिए क्या रहेगा, M के लिए सॉरी, दैट इज 3h/2π। यहां पर स्टूडेंट्स आप एक चीज ध्यान से देख पा रहे होंगे कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम का अमाउंट है बेटा वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो नील्स बोर के मॉडल में नहीं लेकिन हम जनरल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं कि मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इनर ऑर्बिट के अंदर तो स्लोली रोटेट करते हैं, यानी स्लोली रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड, और जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ सेल बढ़ते चले जाएंगे क्या होना शुरू हो जाएगा भाई, एंगुलर मोमेंटम फास्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से रोटेशन ऑफ या रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो फास्ट होती चली जाएगी। और इसी कॉन्सेप्ट को बेटा अगर हम जनरल केमिस्ट्री से, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो रिएक्टिविटी है हायर साइज के मॉलिक्यूल्स के, उसके ऊपर भी हम इस कॉन्सेप्ट को लागू कर सकते हैं कि जितने बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स या सॉरी एटम्स की हम बात करते हैं वो टेंडेंसी रखते हैं टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स इजीली। रीजन क्या होता है बेटा
कि जितने हम आउटर सेल के अंदर जाते जाएंगे, आउटर सेल में चांसेस हमारे क्या होते चले जाएंगे, ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। और फास्ट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने का लॉजिक है कि वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएंगे। सो दैट इज द टेंडेंसी वी विल स्टडी इन द एंगुलर मोमेंटम, कि ये एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे हम समझते हैं। इसी को एक प्रकार से हम अगर हमारे पोस्टुलेट में समझने की कोशिश करते हैं तो क्वांटाइजेशन बोलते हैं बेटा। इसी से हम क्वांटाइजेशन के पॉइंट को समझ सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या रहेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus, they remains conserved in their energy. यानी कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे तो उनकी एनर्जी कंजर्व रहती है, और यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियरली हम समझ गए थे कि क्वांटाइजेशन किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन किस प्रकार से डिस्कस किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जानने की कोशिश करेंगे कि जो नील्स बोर का मॉडल था बेटा, नील्स बोर के मॉडल्स के अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रही थी, और नील्स बोर का मॉडल बेस्ड था। यानी कि अगर हम बात करेंगे नील्स बोर का मॉडल बेस्ड ऑन, अब ये कौन कौन से कॉन्सेप्ट को लेकर के ये बेस्ड था और कैसे था, ये दो चीजों को मुख्य धारा मान करके दिया गया मॉडल था बेटा। और जो थ्योरीज थी वो दो थ्योरी थी, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सेकंड हमारी क्या थी बेटा, जो सेकंड हम स्टडी करते हैं दैट इज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, तो अब जानने की कोशिश करते हैं बेटा कि जब इन थ्योरी की वजह से ही हमारा क्या था, जो नील्स बोर का मॉडल था वो इन थ्योरीज को ही बेस पॉइंट मान करके बनाया गया था। अब इन दोनों थ्योरीज को जानने की कोशिश करते हैं कि ये थ्योरी क्या स्टेट करती है और कैसे हमारे पार्टिकल्स के बारे में बताने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले हम बात करते बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की अगर हम बात करते बेटा, सो दिस थ्योरी was given by मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल ने ये थ्योरी दी थी, और कई बार इसी वजह से इस थ्योरी को क्या बोल दिया जाता है, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ओके, अब इस थ्योरी के अंदर हमारे पॉइंट क्या क्या थे वो समझने की कोशिश करेंगे कि इस थ्योरी ने क्या कॉन्सेप्ट हमें बताने की कोशिश की थी। अब सबसे पहले जो मैक्सवेल क्वांट वेव थ्योरी थी उसने हमें बताया था बेटा
According to this theory, when all the radiation moves in the form of a wave, ये क्या बात थी भाई, इसको समझते हैं कि जो हमारी थ्योरी है मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इस थ्योरी में मैक्सवेल ने ये बताया बेटा कि जो रेडिएशन है ना वो एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है, यानी कि जिस प्रकार से हमारी वेव आगे बढ़ती हैं उसी प्रकार से हमारा रेडिएशन भी आगे बढ़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने ये बताया था। सेकेंडली उन्होंने बताया द रेडिएशन हैव रेडिएंट एनर्जी फॉर देयर प्रोपेगेशन। मतलब क्या बेटा कि इसमें उन्होंने बोला कि रेडिएंट एनर्जी है ना, रेडिएशन क्या कैरी करता है, रेडिएंट एनर्जी कैरी किए हुए होता है कि उसके पास रेडिएंट एनर्जी ही होती है जिसको वो कैरी करके आगे बढ़ता है। अब नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला अपनी थ्योरी के अंदर, ओके नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला बेटा द रेडिएंट एनर्जी यानी कि कौन सी रेडिएंट एनर्जी है बेटा, रेडिएंट एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज seems to be perpendicular to the direction of propagation। अब मतलब क्या बेटा कि अगर हम बात करते हैं कि किसी भी रेडिएशन को किस जाना है, एक डायरेक्शन में जाना है, सर्टेन काइंड की डायरेक्शन के अंदर कवर करना है उसको, तो उसके अंदर क्या रहेगा कि रेडिएंट एनर्जी है ना, अगर हम रेडिएंट एनर्जी को, ये डायरेक्शन ऑफ क्या है, प्रोपेगेशन है, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बोलते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में जो रेडिएंट एनर्जी है या रेडिएशन है पार्टिकल्स का, वो क्या करेगा, एक प्रकार से परपेंडिकुलर मूव करेगा, यानी कि वो स्ट्रेट नहीं चलेगा, वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर रहेगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। ये पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, next point, that is the radiant energy of a particle is perpendicular to the electric and magnetic
फील्ड, मतलब क्या बोला भाई कि इन्होंने बोला कि जो रेडिएंट एनर्जी है ना पार्टिकल की, वो परपेंडिकुलर रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के केस में भी। यानी कि अगर हम ड्रा करते हैं बेटा, अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के तो हो गई है परपेंडिकुलर, अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर रहेगी और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर ही रहेगी हमारी रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये अगर हम डिफाइन करते हैं बेटा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है, अब हमारी जो रेडिएंट एनर्जी अगर हम लेते हैं तो रेडिएंट एनर्जी इसके परपेंडिकुलर रहेगी बेटा। ठीक है, अब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ये उसके भी परपेंडिकुलर रहेगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे जनरेट होगी आप इस प्रकार से वेव से समझ सकते हैं कि ये क्या रहेगी, उसके भी परपेंडिकुलर रहेगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये सिमिलरली परपेंडिकुलर रहेगी बेटा हमारे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के भी, यानी कि जो हमारी रेडिएंट एनर्जी रहेगी बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड के भी ठीक है और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर रहती है। ये हमें अच्छे से समझ में आ गया भाई। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो जो व्हाइट लाइन है वो व्हाइट लाइन को आप बोल सकते हैं दैट इज द रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी क्या रहेगी हमारी परपेंडिकुलर रहेगी मैग्नेटिक फील्ड के भी और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी, यानी कि इन दोनों के वो परपेंडिकुलर रहेगी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर रहेगी। की बात करते हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ओके, ये हमारा एक और पोस्टुलेट था जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का समझने की कोशिश की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बेटा नेक्स्ट पोस्टुलेट से। द रेडिएंट एनर्जी of particle do not require any medium for their propagation। बच्चों कि जो रेडिएंट एनर्जी है ना उसको प्रोपेगेशन करने के लिए आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी कि यहां से हमारा कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप होता है स्टूडेंट्स फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है जिसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। तो उन्होंने क्या बोला
कि जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो भी हमारी एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर जैसी ही होती है, इसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोपेगेशन के लिए। यानी कि उन्होंने बताया कि द रेडिएंट एनर्जी कैन प्रोपेगेट near to the speed of light is a speed of light। ओके बेटा, स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्टिव में ही प्रोपेगेट कर सकते हैं कि जितनी स्पीड ऑफ लाइट की होती है उतनी हमारी एनर्जी किसकी होती है, स्पीड होती है रेडिएंट एनर्जी की। ये कॉन्सेप्ट किसने बताया था भाई, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने। ठीक है, तो ये सिंपल से कुछ पोस्टुलेट्स थे जो हमें किसने बताए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने बताया कि रेडिएशन है वो हमेशा किस में मूव ऑन करेगा, इन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्रोपेगेशन यानी परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर रहेगा उन सब की। ठीक है, और वो वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकता है। ये बात आपको याद रखनी है कि उसके लिए उसको किसी भी माध्यम के यानी किसी भी माध्यम में प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हर माध्यम में आराम से जा सकता है। ये सारी चीजें किसने बताई थी, हमारी मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में बता दी थी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और इससे आगे बढ़ के हमें एक बहुत अच्छी जो थ्योरी थी जिसको बेस कंसीडर करके, एक तो थ्योरी थी हमारी जिसको माना था रदरफोर्ड ने, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और सेकंड उसके बाद जो थ्योरी थी उसको बोलते हैं प्लांक्स क्वांटम। ठीक है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है बेटा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जो मैक्स प्लांक्स ने दिया था, और इसके बारे में जानते हैं। तो इट वाज गिवन बाय मैक्स प्लांक्स। ये किसने दिया था बेटा, मैक्स प्लांक्स नाम के साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी, और उन्होंने क्या स्टेट किया था, ही स्टेटेड दैट एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज डायरेक्टली to the frequency of that particle। कोशिश करें बेटा, क्या बोला उन्होंने, ये बोला कि जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में ये बताया गया कि जो एनर्जी होती है ना पार्टिकल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, कि उस पार्टिकल की जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उसके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी एनर्जी हो जाती है। यानी कि मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें एक्सप्रेशन की बात करते हैं बेटा, तो इसको क्या बोला है, E दैट इज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बेटा, एनर्जी एंड दैट इज म्यू दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, अब ये चीज तो उन्होंने बोल दी। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया उन्होंने और वहां पर उन्होंने यूज किया था प्लांक्स
कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि उन्होंने यूज किया ई नेक्स्ट दैट इज ऐसे म्यू, ठीक है। ये ही बोली जाती है बेटा प्लांक्स इक्वेशन, ठीक है। ये प्लांक्स इक्वेशन है बेटा, जिसको फ्यूचर में इक्वेट किया गया था एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन के साथ, और वहां से रिलेशन हमने डिराइव करने की कोशिश की थी। अगर हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, that is 6.626 into 10 raised to power 34 जूल, एक सेकंड, जूल सेकंड हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हमारी किसको हम स्टडी करते हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को, ठीक है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने बेटा एक चीज हमें बताई थी कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें बताया था कि एनर्जी है ना वो फ्रीक्वेंसी से रिलाई करती है। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज हैं, वेवलेंथ हैं, इन सब के बारे में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में ही उसने बेस पॉइंट दिया था। जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी थी बेटा, वहां पर ही हमारी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में हमें सही से समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या था बेटा। अगर हम देखने की कोशिश करते हैं कि अगर हम एक वेव को देखने की कोशिश करते हैं दैट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यहाँ पर हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स बनते हैं और उनको हम एक नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दैट अगर एक वेव ले लेते हैं, दैट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेते हैं बेटा, तो एक ये जो ट्रफ और क्रस्ट बनते हैं, ठीक है, ये उभरे हुए हिस्से को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज क्रस्ट, और इसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज ए ट्रफ। ओके, अब यहां पर हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट वेवलेंथ को। ठीक, तो वेवलेंथ का मतलब क्या रहता है बेटा, वेवलेंथ का मतलब होता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, ठीक है। यानी कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बेटा लगातार, यानी कि एक जो क्रस्ट है हमारी यहां से लेकर के नेक्स्ट जो क्रस्ट है जो इसके साथ कंटिन्यू है बेटा, ठीक है। ऐसे नहीं कि वेव छोड़ दिया और इससे नेक्स्ट वाली को हमने ले लिया, नहीं, हम लगातार वेव को लेते हैं और उनके बीच की जो टोटल लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में ये डेफिनेशन बनती है और बिल्कुल इजीली याद भी किया जा सकता है इसको। वेवलेंथ, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा लैम्डा के द्वारा, और इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटिन्यू लिखें इसके लिए ताकि आपको याद रहे, टू कंटिन्यू क्रस्ट और टू कंटिन्यू ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वेव लेंथ बोलेंगे, ठीक है। वेवलेंथ को मेजर किस में किया जाता है बेटा, इट इज मेजर्ड इन मीटर, मीटर में मेजर कर सकते हैं बेटा।
सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, पिकोमीटर में मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक लेंथ की क्वांटिटी है, ठीक है, यानी कि ये हमारी क्या है, एक लेंथ की क्वांटिटी है बेटा, और लेंथ को हम मीटर सेंटीमीटर में ही मापते हैं, ठीक है। इसको लैम्डा बोलते हैं भाई, इस वर्ड को याद रखना है, इस वर्ड को क्या कहा जाता है, लैम्बडा। ओके, हम ये चीज तो समझ चुके हैं स्टूडेंट की वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो वेवलेंथ का भी रेसिप्रोकल हम जानने की कोशिश करेंगे, दैट व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। अब हम बात करेंगे बेटा सेकंड टर्म की, दैट इज द वेव नंबर। वेव नंबर को हम म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का उल्टा होता है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोल देते हैं, ठीक है। ओके, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट टर्म्स की, दैट इज द सो मच इजी। तो इसका मेजर किस में किया जाएगा, अगर इसके मेजर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो इट इज मेजर्ड इन मीटर इनवर्स, ठीक है। मीटर इनवर्स में इसको हम मेजर कर लेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, पिकोमीटर इनवर्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा म्यू से, ठीक है। इट इज द total number of waves passing through a point in 1 second। मतलब क्या हुआ बेटा कि 1 सेकंड के अंदर हमारे किसी फिक्स्ड पॉइंट से कितनी वेव पास हो जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी कि कोई हमने डेफिनेट पॉइंट लिया और उस डेफिनेट पॉइंट से क्या हुआ बेटा, हमने बहुत सारा रेडिएशन छोड़ रखा है, उस एक पॉइंट पे हम रुके हुए हैं और वहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड में जितनी वेव पास हो जाएंगी उस पॉइंट से, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को हम मेजर किस में करते बेटा, ओके, रेडिएशन can be measured in hertz। इसको हर्ट्ज में मेजर कर सकते हैं, और साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड में हम इसको मेजर कर लेते हैं बेटा, किस चीज को, फ्रीक्वेंसी को। सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये बात हम आगे जाकर के स्टडी करेंगे। इस चीज को हम जो डी ब्रोगली वेव इक्वेशंस हैं और बहुत सारी इक्वेशन हैं उसमें समझेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ जब हम करेंगे तो वहां पे याद रखेंगे, लेकिन एक यहीं पे याद रखें कि फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी वेवलेंथ। अगर किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मिलेगी तो इसका मतलब है उस रेडिएशन की वेवलेंथ कम मिलेगी।
और अगर किसी रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा दे रखी होगी स्टूडेंट, तो उस रेडिएशन की हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो मिनिमम हो जाएगी। यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो हमेशा आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टर्म जानने की कोशिश करेंगे, दैट इज वेलोसिटी। और वेलोसिटी को जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको भी एक प्रकार से रिप्रेजेंट हम कुछ ऐसे ही करते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, इट इज द टोटल डिस्टेंस covered by a radiation wave in 1 second is called its velocity। वेलोसिटी का क्या मतलब रहेगा स्टूडेंट? वेलोसिटी का मतलब रहेगा कि किसी रेडिएशन ने 1 सेकंड के अंदर कितनी टोटल डिस्टेंस कवर कर ली है, उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ दैट रेडिएशन। कि रेडिएशन ने 1 सेकंड में जितनी भी डिस्टेंस कवर की होगी वही डिस्टेंस चेंज विद रिस्पेक्ट टू 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ दैट रेडिएशन। उस रेडिएशन की वेलोसिटी बोली जाएगी। ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं बेटा, तो इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में हम इसको मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ एनी रेडिएशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, दैट इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड समझने के लिए अगर हमें दोबारा से एक रेडिएशन की वेव को समझने की जरूरत पड़ेगी बेटा, कि अगर हम एक रेडिएशन को समझते हैं, कोई वेव है, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ ऐसे बनाते हुए आगे बढ़ रही है, तो उसमें मीन पोजीशन से जितना ज्यादा ओसिलेशन अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, उसी को हम उस वेव का एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यानी कि वेव है जो अपनी मीन पोजीशन से कितनी ऊपर की तरफ यानी कि क्रस्ट में गई और कितनी यानी कि नीचे की तरफ गई, यानी कि जो मीन पोजीशन थी वेव की उससे कितना ज्यादा हाइट, कितनी वो अडॉप्ट करती है वेव, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द रेडिएशन। इसको हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। इट इज द मैक्सिमम हाइट taken by radiation wave from its mean position। ठीक है, उसकी मीन पोजीशन से जितनी भी हाइट उसने ली है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो ये कुछ हमने क्या स्टडी किए हैं स्टूडेंट्स से, पैरामीटर्स जानने की कोशिश की है कि हमारी जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि यहां पर हम स्टडी कर रहे हैं किस कॉन्सेप्ट को, कि रेडिएशन को काउंट किया गया है एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कि रेडिएशन को क्या माना था, मैक्सवेल ने
कि ये हमारा किसकी फॉर्म में चलता है, कि वेव की फॉर्म में चलता है। यानी जो जो प्रॉपर्टी वेव के अंदर उन्होंने देखी थी वही प्रॉपर्टी उन्होंने रेडिएशन के ऊपर अप्लाई करके बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से हमारा रेडिएशन काम करता है। अब मैक्स प्लांक की बात करते हैं तो मैक्स प्लांक ने एक प्रकार से कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी बेटा पार्टिकल नेचर के बारे में, ठीक है, कि रेडिएशन है ना वो पार्टिकल फॉर्म के अंदर मूव कर सकता है। और उन्होंने एक चीज और बताई थी स्टूडेंट्स, हाँ जी, कि जब हमारी एनर्जी इन द पैकेट ऑफ फॉर्म चलती है तो मैक्स प्लांक्स या प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने एक पॉइंट बताया था कि रेडिएंट एनर्जी moves in the form of discrete and small packets of energy that each packet of energy is called quantum। कि जो रेडिएशन एनर्जी आती है वो एक वेव फॉर्म में नहीं, एक डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी आती है। जैसे पैकेट ऑफ वेंडिंग मशीन्स वगैरह होती हैं, टॉफीज निकालने की मशीन्स होती हैं, तो उसमें वो सीरीज से चलती रहती है ना। आपने अगर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में अगर आप देखते हैं तो वहां पर जो पैकेट्स होते हैं वो एक सीरीज में ऐसे चलते रहते हैं आगे आगे। तो उन्होंने भी क्या बोला कि एनर्जी है ना वो भी एक प्रकार से डिस्क्रीट और कंटिन्यू मैनर में आती रहती है पैकेट्स की फॉर्म में। और ईच पैकेट ऑफ एनर्जी को उन्होंने क्या बोला, क्वांटम बोला। अगर हम केस बात करते हैं बेटा लाइट के केस में, यानी कि अगर हम लाइट के केस में बात करते हैं बेटा, इन केस ऑफ लाइट these packets of energy is called as photon। इनको उन्होंने क्या नाम दिया, फोटोन दिया। यानी कि अगर हम बात करते बेटा एनर्जी के सिंपल पैकेट्स को तो दैट इज क्वांटम, और अगर हम उनको बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट कि लाइट एनर्जी के पैकेट्स को क्या बोला उन्होंने, नाम दे दिया बेटा फोटोन। और जो एनर्जी है वो डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट में हमने बताया था कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन या फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन। कि जो एनर्जी होगी फोटोन की वो किस पे डिपेंड करेगी बेटा, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो आज हमने स्टूडेंट्स से नील्स बोर के कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश की और वो बेस्ड किन किन थ्योरीज के प्री प्लान से एक्सपेंड होकर के बनाया गया था उन कॉन्सेप्ट को हमने समझने की कोशिश की। हम नेक्स्ट वीडियोज के अंदर कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स की जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट थे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल थे एटम्स के, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो टिल दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिवाइज द नोट्स।